नमस्कार, टॉप एजेंडा देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। झांसी पहुंचा अतीक अहमद का काफिला। दोपहर 2 बजे प्रयागराज पहुंच सकता है काफिला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर आज पेशी हो सकती है। और बड़ी अपडेट इस वक्त की, झांसी पहुंचा है अतीक अहमद का काफिला और अभी तक ये जानकारी कि संभावित तौर पर दोपहर 2 बजे प्रयागराज पहुंच जाएगा माफिया अतीक अहमद का काफिला। साबरमती टू प्रयागराज लाया जा रहा है माफिया अतीक अहमद और झांसी पहुंच गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अतीक अहमद का काफिला झांसी पहुंच गया है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर सख्ती से पूछताछ हो सकती है। नहीं, उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का आपको क्यों लगता है कि आपको मार देंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब यहाँ है तो मुझको ले जा रहे हैं, काहे भी ले जा रहे हैं। संतुष्ट हैं आप लोग की मेहनत देख के। आप लोग अपना कर्तव्य इतने अच्छे से निभा रहे हो। अब ये सब समय की बात है, कोर्ट से फैसला होगा, कोर्ट का जो फैसला है मानेंगे। लेकिन जो मुझको सजा हुई है वो अपराध में जो हुई है वो सजा ज्यादा हुई है, गलत सजा हुई है। और झांसी के लिए रवाना हुआ था अतीक का काफिला। दोपहर 2 पाल हत्याकांड को लेकर सख्ती से आज पेशी होगी और झांसी पहुंचा है अतीक अहमद का काफिला। और अतीक को आखिर किस तरीके से डर सता रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। डॉन और डर, जी हाँ, डॉन को भी डर लगता है। उत्तर प्रदेश में कभी दहशत की दास्तान लिखने वाले अतीक को अब अपनी जान का खतरा सता रहा है। माफिया अतीक को जब साबरमती जेल से बाहर निकाला जाता है तो खुले आसमान के नीचे आते ही उसको अपनी जान का खतरा सताने लगता है और वो कहता है कि वो मुझे मारना चाहते हैं। नहीं, उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का आपको क्यों लगता है कि आपको मार देंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब यहाँ है तो मुझको ले जा रहे हैं, काहे भी ले जा रहे हैं। यही नहीं, अतीक सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देते हुए कहता है कि उसे प्रयागराज न ले जाया जाए। माफिया अतीक चाहता है कि उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए। संतुष्ट हैं आप लोग की मेहनत देख के। आप लोग अपना कर्तव्य इतने अच्छे से निभा रहे हो। अब ये सब समय की बात है, कोर्ट से फैसला होगा, कोर्ट का जो फैसला है मानेंगे। लेकिन जो मुझको सजा हुई है वो अपराध में जो हुई है वो सजा ज्यादा हुई है, गलत सजा हुई है। अतीक की लड़खड़ाती जुबान और चेहरे की उड़ी रौनक इस बात की साफ गवाही देती है कि जेल की चारदीवारी के बाहर से ज्यादा अतीक अंदर सुरक्षित है। करीब 16 दिनों बाद अतीक को प्रयागराज फिर से लाया गया। इससे पहले भी 26 मार्च को अतीक को साबरमती से प्रयागराज लाया गया था, लेकिन इस बार पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेना चाहती है। इससे पहले जब उसे 26 मार्च को बाय रोड लाया जा रहा था, तब भी उसे अपनी जान का खतरा सता रहा था।
तो सुना आपने, ये वही माफिया अतीक है जो गाड़ी के अंदर से अपनी जान की भीख मांग रहा है। साफ है कि यूपी सरकार का माफियाओं को सबक सिखाने का प्रण अपराधियों के साथ अटका रहा है। पिछली बार अतीक के भाई अशरफ को भी बरेली की जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था। जब दोनों कोर्ट में मिले तो गले लगे, लेकिन इस बार अतीक अपने भाई को गले लगाकर रो भी नहीं पाएगा। अशरफ की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। दूसरी तरफ उमेश पाल का परिवार चाहता है कि अतीक अहमद और उसके परिवार को सख्त से सख्त सजा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और झांसी के लिए जिस तरह से अतीक का काफिला रवाना हुआ, दोपहर 2 बजे प्रयागराज पहुंच सकता है माफिया अतीक का काफिला। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ के हमें एक एक अपडेट देंगे। राजीव दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं झांसी से, और सोहन लाल हमारे साथ चित्रकूट से बने हुए हैं। राजीव, देखिए लगातार अब एक एक कड़ी दर कड़ी माफिया अतीक अहमद पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पहले अपहरण मामले में कन्विक्शन दिया गया, अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, और आज ऐसा माना जा रहा है कि 2 बजे प्रयागराज पहुंच सकता है, जिसके बाद पेशी होगी। क्या माना जाए, किस तरह से माफिया की मुश्किलें बढ़ने वाली है? शायद हमारा संपर्क राजीव से नहीं बन पा रहा, दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। दोपहर 2 बजे प्रयागराज पहुंच सकता है अतीक अहमद का काफिला। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर सकती है पेशी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव दीक्षित हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, देखिए जिस तरह से लगातार माफिया अतीक अहमद पर शिकंजा कसा जा रहा है, एक एक करके कड़ी दर कड़ी शिकंजा कसने की कार्रवाई की जा रही है। पहले अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा और आज पेशी, क्या देखा जाए, आगे क्या कुछ हो सकता है? शायद हमारा संपर्क राजीव से नहीं बन पा रहा है। संवाददाता सोहन लाल का रुख करना चाहूंगी। सोहन, क्या कुछ अपडेट आपके पास? शायद कोई तकनीकी दिक्कतों की वजह से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल से एक बार फिर से प्रयागराज लाया जा रहा है। आज पेशी हो सकती है उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर आज पेशी हो सकती है। दोपहर 2 बजे प्रयागराज पहुंच सकता है काफिला। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव दीक्षित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट आपके पास, कहां इस वक्त माफिया अतीक अहमद का काफिला है? वहाँ पहले यहाँ पर जो पुलिस लाइन है झांसी में, वहाँ पर अतीक अहमद का जो है काफिला पहुंचा है। और अब से करीब 1 से 2 घंटे यहाँ पर रुकने का जो समय है वो पहले भी यहाँ पर रुका था, और इसके बाद वो जालौन के रास्ते से प्रयागराज के लिए रवाना होगा। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरह से लगातार माफिया ने अपने जान का खतरा बताया है, ऐसे में क्या माना जाए, माफिया को भी डर सता रहा है यूपी पुलिस का?
बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी हम झांसी पुलिस लाइन के बाहर ही खड़े हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है। और यहाँ जो जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये आपको बता दें कि यहाँ पर थोड़ी देर बाद जो माफिया पहुंचा है झांसी, और झांसी से यहाँ से जालौन वाया प्रयागराज जाएगा। जी राजीव, जिस तरह से भारी संख्या में पुलिस बल मैं देख पा रही हूं, ऐसे में क्या कुछ आपकी आधिकारिक तौर पर कोई पुलिस कर्मी से बातचीत हुई? क्या कब तक झांसी से निकल सकता है माफिया अतीक अहमद का काफिला? मैं आपको बता दूं, इस संबंध में किसी प्रकार की कोई भी पुलिस जिससे भी बात करना चाहिए है, जो भी पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार की बात करने से मना कर दिया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछली बार यहाँ पर रोका था, उसी तरीके से अभी भारी सुरक्षा बल तैनात है। और अब से करीब 20 मिनट पहले यहाँ पर अतीक अहमद का काफिला झांसी पहुंचा है। जी राजीव, जिस तरह से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ काफिले में कितने पुलिसकर्मी मौजूद थे? मैं आपको बता दूं कि काफिले में एक दो वैन, इसके अलावा करीब 20 पुलिसकर्मी एसटीएफ और एसओजी सहित 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। ठीक है, बिल्कुल राजीव, हमारे साथ संवाददाता सोहन लाल भी जुड़ गए हैं। सोहन, देखिए क्या कुछ अपडेट आपके पास आ पाई है? चित्रकूट कब तक पहुंच सकता है माफिया अतीक अहमद का काफिला? ये आपको बता दूं कि माफिया अतीक अहमद का काफिला अभी झांसी स्टार्ट हुआ है। झांसी से रातों में माफिया अतीक अहमद की अगर शिवराजपुर प्रयागराज पहुंचेगा। निश्चित तौर पर ये माफिया अतीक अहमद के काफिले को लेकर के चित्रकूट पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। सारी व्यवस्थाओं के साथ बॉर्डर टू बॉर्डर अतीक अहमद के काफिले को चित्रकूट पुलिस जो है ट्रैक करेगी। इसके बाद माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज ले जाया जाएगा, जहां आज प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ आज कोर्ट पर उमेशपाल हत्याकांड पर माफिया अतीक अहमद को पेश करेगी, जहां पर आज यूपी एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस माफिया अतीक अहमद को रिमांड कस्टडी पर भी ले सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सोहन लाल। राजीव, आपका भी बहुत शुक्रिया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम। पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रतिमा का अनावरण। समय आपको बता दें 10 बजे कालीचरण विद्यालय में प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम रखा गया है। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, इसके साथ साथ सतीश महाना भी इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री कौशल किशोर, सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह इस दौरान मौजूद रहेंगे। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तमाम दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मंत्री कौशल किशोर, सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह इसमें शिरकत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। स्कंदिता, क्या कुछ जानकारी, कब यह अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है, कौन कौन दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे और क्या कुछ तैयारियां? देखिए, पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की मूर्ति का अनावरण होना है। आपको बता दें कालीचरण जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर आज ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण होगा। टाइमिंग जो है वो सुबह 10 बजे की टाइमिंग रखी हुई है, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ 9:30 बजे के करीब पहुँचेंगे। और उस 10 बजे पहुँचकर उसके बाद में वो जो पूर्व राज्यपाल की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उसका अनावरण करेंगे। इस कार्यक्रम में आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वहां पर मौजूद रहेंगे। जल शक्ति मंत्री जो है स्वतंत्र देव सिंह वहां पर मौजूद रहने वाले हैं।
और भी तमाम जितने भी दिग्गज नेता हैं वो सब वहाँ पर मौजूद रहेंगे, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और पूरा ये पूर्व राज्यपाल की मूर्ति का अनावरण है, जिसमें तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनके साथ साथ आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, सुरेश खन्ना वहाँ पर मौजूद रहेंगे, कौशल किशोर जो मंत्री हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये सभी बड़े नाम हैं जो आज के इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए स्कंदिता। और इसी बीच आपको बड़ी खबर अमेठी से बता दें। अमेठी निवासी आरिफ सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के साथ मंगलवार को कानपुर चिड़ियाघर में पहुंचे। इस दौरान दोनों ने चिड़ियाघर में करीब 20 दिनों से मौजूद सारस से मुलाकात की। सारस ने जब अपने दोस्त आरिफ को देखा तो वो बाड़े से बाहर आने की कोशिश करने लगा। आरिफ ने उसे बाड़े के अंदर ही उड़कर दिखाने को बोला तो सारस अंदर ही पंख फैलाकर उड़ने लगा। आपको बता दें कि सारस अपने दोस्त से मिलने के लिए बेताब दिखा। कई बार लगा कि कहीं वह खुद को जख्मी ना कर ले। दोनों की मुलाकात का वीडियो भी सामने आ गया है। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के साथ मंगलवार को सारस को देखने के लिए चिड़ियाघर पहुंचे। जू के चिकित्सकों और प्रशासनिक अफसरों ने सभी नियमों का पालन करते हुए बाड़े में मौजूद सारस से आरिफ को मिलवाया। बाड़े के पास पहुंचकर जैसे ही आरिफ ने आवाज दी, कैसे हो, ये सुनकर सारस बार बार अपनी गर्दन को ऊपर नीचे करने लगा। दोस्त की आवाज सुनकर सारस बार बार बाड़े से बाहर आने की कोशिश करने लगा। कानपुर चिड़ियाघर में जो सारस का मित्र आरिफ पूरी दुनिया में विख्यात हुआ, वो आया था और सारस से उसकी मुलाकात अस्पताल के नियमों के अनुसार हुई। जो सारस का भाव था आरिफ के प्रति, उसको देख करके किसी भी इंसान की आंखें भावुक हो जाना सामान्य बात है। जिस तरह से सारस ने अटखेलियां करी, उसको आरिफ को देख के खुशी जाहिर करी, अपनी गर्दन घुमा रहा था, उछल रहा था, चोंच मार रहा था, वो भाव देख करके निश्चित जो भी इंसान होगा उसको वो प्रेम की भाषा को समझ जाएगा। ये जो आज का वीडियो आप लोग भी देखेंगे तो संदेश है कि जब पशु पक्षी इतना प्रेम इंसानों से कर सकते हैं तो इंसान इंसान से प्रेम क्यों नहीं कर सकता। और सारस और आरिफ की दोस्ती, वो लोग जो नफरत की राजनीति करते हैं उनके लिए एक सबक है। उनको इससे सबक लेते हुए सारस को जल्दी से जल्दी चिड़ियाघर रूपी कैद से रिहा कर देना चाहिए। श्रावस्ती पुलिस ने निकाय चुनाव से पहले एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने एक अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपी को दबोचा। जिले में निकाय चुनाव की घोषणा के बाद अवैध शस्त्र बनाने वाले भी सक्रिय हो गए थे। पुलिस ने चुनाव से पहले ही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यहां से कई बने और अधबने तमंचों के साथ ही तमंचा बनाने के उपकरण को भी बरामद किया गया। इस अभियान के अंतर्गत थाना इकोना पुलिस ने एक बहुत अच्छा गुडवर्क किया है, जिसमें उन्होंने उनको एक सूचना मिली कि इनके यहाँ एक एरिया पड़ता है मध्यनगर, वहाँ पे एक खाली काशीराम कॉलोनी का ग्राउंड था जहाँ पे कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ चल रही थी। इस सूचना पर जब थाना इकोना की पुलिस वहाँ पहुँची तो उन्होंने वहाँ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि एक शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे थे। और उन्होंने पूछताछ पे ये बताया कि इन शस्त्रों का जो वो बना रहे थे उसका यूज़ वो आगे वाले नगर निकाय चुनाव में कर सकते थे। तो इनके पास से भारी बरामदगी हुई है। इनके पास से 6 अदद तमंचे मिले हैं 12 बोर के, 10 अदद अर्धनिर्मित तमंचे, 7 अदद नाल 12 बोर, 14 अदद स्प्रिंग, 1 अदद खोखा कारतूस 12 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस, 46 अदद रिपीट सहित तमंचा बनाने में जो चीज़ें होती हैं, सारे उपकरण होते हैं, वो बरामद हुए हैं। पूरी भट्टी इनकी बरामद हुई है वहाँ से। इस अभियान के अंतर्गत पहुंची तो उन्होंने श्रावस्ती जनपद में पुलिस विभाग को बड़ी सफलता लगी है। पुलिस विभाग ने नगर निकाय चुनाव को देखते हुए अवैध असलहा फैक्ट्री को भंडाफोड़ किया है, जिसको लेकर हम पुलिस अधीक्षक राशि सिंह से जानेंगे क्या करेंगे। नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है 10 तारीख को।
इसके बाद ही हमारी पुलिस काफ़ी चौकस हुई और इसमें जो इम्पोर्टेंट हम लोगों के जो एरियाज़ हैं जहाँ पे चुनाव होने हैं उन लोगों की स्पेशल ब्रीफिंग करके सभी को टास्किंग दी गई कि किसी प्रकार के अवैध काम ना हो। इसी में हम लोगों ने अपने मुखबिर तंत्र को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते हुए एक मुखबिरों के द्वारा ही हम लोग को कल ये सूचना मिली थी रात में कि एक इस प्रकार से कोई अवैध गतिविधि है जो चल रही है इकोना थाना अंतर्गत। तो वहाँ पे उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ पे वो घटनास्थल उन्होंने बताया वहाँ पे जब हमारी टीम गई तो 3 व्यक्ति वहाँ मौके से पकड़े गए जो कि एक तमंचा फैक्ट्री टाइप का उन्होंने कुछ बना रखा था और उनके पास से 6 फुली मेड कंट्री मेड पिस्टल और इसके अलावा 10 अर्धनिर्मित और काफ़ी भारी मात्रा में जो तमंचे बनाने का उपकरण होता है वो बरामद हुआ है। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो इसका जो मेन जो मास्टरमाइंड है तो ये पता चला कि इसके ऊपर 21 अभियोग पंजीकृत हैं और ये हिस्ट्री शीटर भी है यहाँ का। पहले भी आर्म्स एक्ट में, गुंडा एक्ट में, गैंगस्टर एक्ट में जेल जा चुका है और इसके साथ ही जो 2 लोग हैं ये भी आर्म्स एक्ट में पहले इनका भी चार्जशीट हो चुके हैं ये लोग और इसमें हम लोग आगे और पूछताछ कर रहे हैं। हो सकता है इसमें और भी आगे खुलासे हों। वही पुलिस अधीक्षक का साफ तौर से कहना है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस तत्पर नजर दिखाई दे, जगह जगह ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। कहीं ना कहीं श्रावस्ती जनपद में नगर निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी खुलासा देखने को मिली है। श्रावस्ती से दुर्गेश शुक्ला, न्यूज़ इंडिया। वहीं बरेली से खबर, जहां विद्युत चोरी निरोधक थाने में लगे ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। बढ़ते लोड की वजह से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि आग लगने से थाने में मौजूद स्टाफ में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। तो वहीं आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई जिसके बाद आग पर काबू पाया। और खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के अहिरौली इलाके से तस्करों की गिरफ्तारी की है। बता दें कि पुलिस ने पकड़े गए तस्करों के पास से 40 किलो गांजा और 2 कार, 2 तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाश गाजीपुर के रहने वाले हैं और बिहार, उड़ीसा से गांजा लाकर गाजीपुर के और आसपास के जगहों में बेचने के धंधे में लिप्त थे। वहीं अमरोहा में ज्योतिबा फुले की जयंती पर माल्यार्पण करने के बाद प्रभारी मंत्री संजय गंगवार पहुंचे थे। करने के लिए वहां पर माल्यार्पण की तस्वीरें भी सामने आई, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक की। बैठक में फिर से अमरोहा का नाम बदलने की मांग उठी। सैनी समाज के लोगों ने अमरोहा का नाम ज्योतिबा फुले नगर रखने की मांग की है। इस पर प्रभारी मंत्री संजय गंगवार ने कहा कि इस पूरे मामले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराया जा चुका है और इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। खबर गाजियाबाद से है, जहां 1 मार्च को समाधान दिवस पर हुई डिडोली निवासी सुशील त्यागी की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि निवाड़ी में खेत में काम कर रहे किसान सुशील त्यागी के गांव निवाड़ी के ही कुछ लोगों से झगड़ा हो गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोप लगाते हुए कहा है कि ये सब मिली भगत के कारण हुआ है। इसी बात से नाराज परिजनों ने थाने में शव रखकर हंगामा किया। तो वही भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी तहसील परिसर में तहसील की तालाबंदी करने के लिए पहुंच गए। किसानों ने आरोप लगाया कि दोनों किसानों की मौत प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई है, जिसमें लेखपाल की अहम भूमिका रही है। वहीं प्रशासन दोनों किसानों की मौत पर जांच का हवाला देते हुए भारतीय किसान यूनियन को समझाने का प्रयास करता रहा। इस बीच पुलिस प्रशासन और किसान नेताओं में नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई। वहीं आगरा के रकाबगंज स्थित पुरानी सब्जी एवं फल मंडी के पास रसायन के गोदाम में भीषण आग लग गई। बता दें कि ड्रमों में विस्फोट से रसायन जमीन पर बहने लगा। इससे जमीन और आसपास की नाली में भी आग की लपटें निकलने लगी।
जिससे वहां आसपास रहने वाले लोगों में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई दमकल की गाड़ियां पहुंची। बता दें कि देवरी रोड निवासी राजेश का रसायन का गोदाम है। बताया जाता है कि गोदाम पर काम करने वाला युवक वहां पर सामान रख कर गया था, जिसके कुछ मिनट बाद ही आग लग गई। आसपास लगने वाली सब्जी मंडी में मौजूद लोगों में उस वक्त अफरा तफरी देखी गई। वहीं आजमगढ़ में दूसरे चरण में 11 तारीख को चुनाव होना है, लेकिन आजमगढ़ में आचार संहिता का कोई भी असर नहीं मिला है। सभी जगह बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। कुछ जगहों पर बस बैनर पोस्टर हटाए गए हैं। सड़क के डिवाइडर ऊपर दीवारों पर पानी की टंकियां पर बैनर पोस्टर लगा हुआ है। आजमगढ़ में साफ तौर से देखने को मिला कि आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। इस मामले में अपर जिलाधिकारी अनिल मिश्रा का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने हमें निर्देश दिया है कि जो भी कर्मचारी अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया में लगे हुए हैं वे मुख्यालय पर ही रहेंगे। कोई भी आउट ऑफ स्टेशन नहीं जाएगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति सरकारी भवन, सार्वजनिक भवन पर पोस्टर बैनर नहीं लगाएगा। कोई अगर प्राइवेट के घर में लगता है तो उसे अनुमति लेकर लगाना होगा। तो इसी के साथ फिलहाल टॉप एजेंडा में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।